हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आप विजिट करके बहुत शानदार कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट और डाटा राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बच्चों, अपनी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। सभी अभ्यर्थियों के पास में अपनी क्लास पहुंचनी चाहिए। जो जो अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहा है उन सभी तक अपनी क्लास पहुँचनी चाहिए। बच्चों, आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा जैव अणु। 11th एनसीईआरटी का बहुत ही शानदार टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। आप थंबनेल के अंदर देख पा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स है। नीट 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए ये टॉपिक बहुत ही कारगर साबित होने वाला। बच्चों, 11th एनसीईआरटी में स्पष्ट टॉपिक दिया हुआ है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के साथ में। तो जुड़ जाइए क्लास के साथ में। पहले क्वेश्चन से लेकर के अंत तक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पाते हैं, सबकी खोपड़ी के अंदर आपको छेद करना है। बच्चों, बहुत ही शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखो, पिछली ऑनलाइन क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखे गए थे। वो क्वेश्चन इजी थे, इसलिए आप सभी विद्यार्थी लगातार यथासंभव प्रयास कर रहे थे आंसर देने का। ठीक उसी प्रकार से, उसी लहजे से आज भी आपको आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। देखो, पहला क्वेश्चन धमाकेदार आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। निम्न में से क्षारीय एमिनो अम्ल को पहचानिए। 3 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। आपको बताना है कि इसमें से क्षारीय एमिनो अम्ल कौन सा है। पहला ऑप्शन है ग्लूटामिक अम्ल, बी में कह रहा है लाइसिन, सी में कह रहा है वेलिन और डी में कह रहा है टायरोसिन। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखे गए हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्षारीय एमिनो एसिड को पहचानिए। ग्लूटेमिक के पास में जाऊं, लाइसिन के पास में जाऊं, वेलिन के पास में जाऊं या फिर टायरोसिन के पास में जाऊं, यहाँ पर क्या करेक्ट होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हम जाएंगे, किस ऑप्शन के पास में जाएं कि अपना क्वेश्चन एकदम राइट हो जाए, तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के पास में। बी ऑप्शन में क्या रखा हुआ है, लाइसिन रखा हुआ है। लाइसिन जो होता है वो क्षारीय एमिनो एसिड होता है। बिल्कुल नहीं भूलना, आपको अच्छी तरीके से डाटा को कलेक्ट कर लेना है। मैं बात करूं ग्लूटेमिक की, तो ये एक प्रकार का अम्लीय एमिनो एसिड है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ, देखो ध्यान देना। ए ऑप्शन में ग्लूटेमिक है, जो क्या है, एक प्रकार का अम्लीय एमिनो एसिड है। और लाइसिन की बात करें तो क्षारीय एमिनो अम्ल है। बिल्कुल। अब आपके सामने देखो सी ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वेलिन, दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखो वेलिन जो है एक प्रकार का उदासीन एमिनो अम्ल है। बिल्कुल है उदासीन एमिनो अम्ल। अब डी ऑप्शन पर भी हम चर्चा करें, फिर देखो क्या दिया हुआ है, टायरोसिन। टायरोसिन जो होता है एरोमेटिक होता है बच्चा। क्या होता है, टायरोसिन एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है। बहुत ही शानदार तरीके से 11th एनसीईआरटी का जो डाटा है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 ऑप्शन पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दिए। चारों क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेनेशन किया। एक बार पुनः देख लो। ये ग्लूटेमिक एसिड जो होता है वो अम्लीय एमिनो एसिड है। बिल्कुल है। और लाइसिन क्या है, क्षारीय एमिनो एसिड है। वेलिन क्या है, उदासीन एमिनो एसिड है। और टायरोसिन की मैं बात करूं तो क्या है, एरोमेटिक एमिनो एसिड है। तो पहले क्वेश्चन का अपने पास में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जुड़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के। और देखो, एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। आपने बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट कर रखा होगा जैव अणु वाला टॉपिक, जिसमें एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक प्रारूपी वसा का जो अणु होता है वो किसका बना होता है। देखो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर, देखो ढंग से पढ़ना है। ग्लिसरॉल और एक वसा अम्ल का बना होता है। 3 ग्लिसरॉल अणु का और 3 वसा अम्ल अणु का बना होता है। और 3 ग्लिसरॉल और 1 वसा अम्ल अणु का बना होता है। और डी ऑप्शन में बच्चा ये कह रहा है 1 ग्लिसरॉल अणु है और 3 वसा अम्ल अणु से मिलकर के बना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको यह बताना कि वसा का जो अणु होता है वो किसका बना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी विद्यार्थी इसका आंसर दें। तब तक कुछ चर्चा कर रहे हैं। देखो, बहुत ही शानदार तरीके से इस चैनल के द्वारा सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत किया जाता है, हार्दिक अभिनंदन किया जाता है।
एजुकेटेड चैनल के साथ में आप जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार कंटेंट और डाटा, सिर्फ एजुकेशन के ऊपर फोकस करने वाला अपना चैनल है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कमेंट जो अन्य विद्यार्थियों के कमेंट पे कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील यह है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दें। आपके जो 20 मिनट आप खर्च कर रहे हो, 20 मिनट में मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मेरी बात को ढंग से सुनना है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपके पास में सोचने समझने और आंसर देने में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही रह जाता है। और 1 मिनट में आप अदर कैंडिडेट को आप एसएमएस कर रहे हैं, नीचे कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए आपको किसी अन्य ग्रह पर जाना होगा। मैं सटीक बात कह रहा हूं कि जो अभ्यर्थी इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, अनुशासनहीनता दर्शा रहे हैं, उनका स्पष्ट पता चल गया कि वो विद्यार्थी कौन है। अच्छी तरीके से हमने उसका 2-4 दिन से डाटा कलेक्ट किया है। मैं चैनल के माध्यम से उसका नाम उजागर नहीं करना चाहूँगा। उस अभ्यर्थी से मेरी यही प्रार्थना है कि या तो वो चैनल के साथ में जुड़े ही नहीं। देखो, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि चैनल के साथ में जुड़ना ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जो अनुशासनहीनता दर्शाते हैं उनको चैनल के साथ में जुड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म एक एजुकेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कंटेंट। तो बच्चों, आपके पास में सोचने समझने का इतना समय ही नहीं है और आप अन्य जो बच्चे हैं उनके कमेंट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको डिलीट कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, इस गलती को आपको दोबारा नहीं दोहराना है और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है, पढ़ाई के ऊपर आपको ध्यान देना है। चलो इस 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। एक ग्लिसरॉल अणु और 3 वसा अणु सेवसीय अम्लों से बना होता है कौन? एक वसा का अणु। तो बच्चा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का अपना 4 नंबर यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की। केवल आरएनए में उपस्थित, बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन तीसरा आप देख पा रहे हैं। बच्चों, आज की जो क्लास है इसके क्वेश्चन आपको टफ नजर आ रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहली बार रीड आउट कर रहे हैं, पहली बार आप देख पा रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके का कंटेंट है। जो नीट की एग्जाम में पहले आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी आज की पीडीएफ आपके सामने रखी गई है। नीट की एग्जाम के अलावा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा, लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन आए हैं। तो हो सकता है कि आपको टफ लगे, लेकिन कंटेंट बहुत ही शानदार है, आपको नोट्स में डालना है। टॉपिक का नाम लिखना जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, उसमें से हमारा आज का कंटेंट है। क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर, केवल आरएनए में उपस्थित यूरिडीन एक न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या होने वाला है? शाबाश, सभी अभ्यर्थियों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको यथासंभव प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का। जी हाँ, बिल्कुल। देखो यहाँ पर हम जाएंगे ए ऑप्शन के पास में। केवल आरएनए में उपस्थित यूरिडीन एक न्यूक्लियोसाइड होता है। बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना, टाइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और सभी विद्यार्थी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे उम्मीद करता हूं। निम्नलिखित में से कौन से एमिनो अम्ल सरलतम है? एलानिन है, एस्परजीन है, ग्लाइसिन है, टायरोसिन है। 4 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हैं। बच्चा, आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना है। आपको यह बताना है कि इन 4 एमिनो एसिड में से सरलतम एमिनो एसिड कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एलानिन के पास में जाऊं, एस्परजिन के पास में जाऊं, ग्लाइसिन के पास में जाऊं या फिर टायरोसिन के पास में जाऊं? बता दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर आप क्या करने वाले हैं। आपने पहले यदि रीड आउट कर रखा है तो करेक्ट आंसर देने का अच्छी तरीके से प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर आपको जाना होगा सी ऑप्शन के पास में, यानी ग्लाइसिन जो होता है इन 4 में से किस प्रकार का एमिनो एसिड है? सरलतम प्रकार का एमिनो एसिड है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी कड़ी में बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आवश्यक एमिनो एसिड है। देखो 4 आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है? किसको आवश्यक एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं? सेरीन, एस्पार्टिक, ग्लाइसिन, फिनाइल, एलानिन। बिल्कुल 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में आप जाएंगे? सेरिन के पास में जाएंगे, एस्पार्टिक के पास में जाएंगे, ग्लाइसिन के पास में जाएंगे या फिर फिनाइल एलानिन के पास में जाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, यहाँ पर हम जाएंगे डी ऑप्शन के पास में। फिनाइल एलानिन जो होता है, इन चार में से क्या माना जाता है? आवश्यक एमिनो एसिड माना जाता है। बच्चों, इसी कड़ी में 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से दर्शन दे रहा है। संयुग्मी प्रोटीन्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक वर्ग के रूप में उपस्थित होती है कहलाती है। देखो, संयुग्मी प्रोटीन है जिसमें कौन उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट, वो भी किसके रूप में? प्रोस्थेटिक वर्ग के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार की संयुग्मी प्रोटीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में क्रोमोप्रोटीन, बी में ग्लाइकोप्रोटीन, सी में लियोप्रोटीन और डी में न्यूक्लियोप्रोटीन। बिल्कुल सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करो आप आंसर देने का। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपने नोट्स में डालेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत कम देख पाते हैं। देखो, संयुग्मी प्रोटीन की बात कर रहे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में पाया जाता है? प्रोस्थेटिक वर्ग के रूप में, समूह के रूप में पाया जाता है। बच्चों, इस प्रकार की संयुग्मी प्रोटीन को किसके नाम से जानते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो 6 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन अपना सही है। इसी कड़ी में 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लेक्टोज बना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। एक बीच में लचीला क्वेश्चन दिया है, मुलायम क्वेश्चन दिया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 6 क्वेश्चन बड़े ही टफ नजर आए आपको, 7वां क्वेश्चन एकदम मुलायम से आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर दे सकते हैं। लेक्टोज शर्करा को दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। एक बात तो ये है, आपको याद रखना है, लेक्टोज शर्करा को किसके नाम से जानते हैं? दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। किस किस से मिलकर बनी होती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, फ्रक्टोज प्लस ग्लेक्टोज से मिलकर बनी होती है, या फिर ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज से मिलकर के बनी होती है। 7 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेक्टोज बना होता है, किसका बना होता है? बिल्कुल बिल्कुल आंसर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ पर हम जाएंगे डी ऑप्शन के पास में। जो लेक्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। देखो, आरएनए में थाइमिन प्रतिस्थापित किया जाता है। आरएनए में थाइमिन प्रतिस्थापित किया जाता है एडेनिन से, ग्वानिन से, साइटोसिन से, यूरेसिल से। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप निकाल पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, या फिर थाइमिन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? एडेनिन से, ग्वानिन से, साइटोसिन से, यूरेसिल से। देखो, यहाँ पर अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो जो थाइमिन है ना, इसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाता है? यूरेसिल के द्वारा। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। एटीपी है। देखो, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात कर रहा है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसकी फुल फॉर्म होती है। एटीपी एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लिक एसिड है, या फिर विटामिन है? दीजिए करेक्ट आंसर। एटीपी के बारे में आप क्या समझते हैं, कहाँ तक जानते हैं? एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड होता है, एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, या फिर विटामिन होता है? 9 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खोपड़ी में फिट कर लीजिएगा। एटीपी एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड होता है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अनेक सह एंजाइम, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा शब्द है। अनेक सह एंजाइम के आवश्यक रासायनिक घटक क्या हैं? प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर डी ऑप्शन विटामिन है? दीजिए करेक्ट आंसर है। मैं इसमें किसके साथ में जाऊं? 10 नंबर क्वेश्चन में आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानने वाले हैं? आपने क्या रीड आउट कर रखा है, क्या आपने पहले पढ़ा है? अनेक सह एंजाइम के आवश्यक रासायनिक घटक क्या होते हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर हम जाएंगे डी ऑप्शन के पास में, यानी विटामिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनेक सह एंजाइम के आवश्यक रासायनिक घटक क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। अब इसी कड़ी में 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो, 11 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से धमाकेदार मसालेदार आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित जैव अणुओं में से किस में फॉस्फोडाइएस्टर बंद होता है? बिल्कुल, दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार रामबाण साबित होने वाला 5 स्टार वाला 11 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। किसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बंद होता है? एक पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड, एक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड,
एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक एसिड, एक डाइग्लिसराइड में वसा अम्ल। दीजिए करेक्ट आंसर। मैं यहाँ किस ऑप्शन के पास में जाऊँ? निम्नलिखित जैव अणुओं में किस में फॉस्फोडाई एस्टर बंध पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। बच्चा यहाँ पर हम जाएंगे सी ऑप्शन के पास में, यानी एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाई एस्टर बंध पाया जाता है। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। देखो, डीएनए के एक खंड में 120 एडेनिन, 120 साइटोसिन क्षार हैं। खंड में उपस्थित कुल न्यूक्लियोटाइडों की संख्या बताइएगा। इस प्रकार के धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में आप जुड़िएगा और करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास कीजिएगा। एक डीएनए का खंड है जिसमें 120 तो एडेनिन है और 120 साइटोसिन है। खंड में उपस्थित कुल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 120 हैं, 240 हैं, 60 हैं, 480 हैं। किस ऑप्शन के पास में जाएंगे आप? 120 एडेनिन है और 120 ही साइटोसिन है। खंड में कुल कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे? दीजिए करेक्ट आंसर। देखो, एडेनिन हमेशा किसके साथ में जुड़ता है? थाइमिन के साथ में। साइटोसिन किसके साथ में जुड़ता है? ग्वानिन के साथ में। देखो, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। 120 संख्या इसकी बता रहा है तो इसके साथ में थाइमिन भी तो होगा ना। साइटोसिन की 120 बता रहा है तो इसके साथ में कौन होगा? ग्वानिन भी होगा ना। टोटल काउंट करके मैं देखूं तो अपने पास में कितना आ जाता है? 480 आ जाता है। कितना आ जाता है? 480। तो यहाँ पर बच्चा अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के शानदार क्वेश्चन के साथ में यदि आप जुड़ेंगे तो प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर किस प्रकार से समझाया गया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स में डाल सकते हैं। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कितनी बार बताऊं कि हर प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया गया है, बहुत सोच समझ करके मैंने पीडीएफ में डाला है। एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखो, एपो एंजाइम होता है होलो एंजाइम प्लस सह एंजाइम, होलो एंजाइम होता है एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम, या फिर सह एंजाइम बराबर होता है एपो एंजाइम प्लस का होलो एंजाइम। डी ऑप्शन में होलो एंजाइम, सह एंजाइम और सहकारक। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट ऑप्शन होने वाला है? बिल्कुल, यदि एंजाइम वाला चैप्टर, इसी में दिया हुआ टॉपिक जैव अणु वाला जो चैप्टर है, इसमें अपना एंजाइम टॉपिक दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये। देखो बच्चों, आपको ध्यान से रीड आउट करना है, कोई बात नहीं यदि ध्यान में नहीं है तो आपको बी ऑप्शन के पास में जाना है। होलो एंजाइम के बराबर होता है एपो एंजाइम के साथ में कोफैक्टर को जोड़ेंगे हम, को एंजाइम को जोड़ेंगे, कोफैक्टर एपो, देखो एपो एंजाइम दिया हुआ ना, इसके साथ में सह एंजाइम को जोड़ेंगे, यानी अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सहगुणक यानी प्रोस्थेटिक समूह है, पूर्ण एंजाइम का भाग है। यह एक, देखो ये क्या होता है? शिथिल संगलित कार्बनिक भाग है, शिथिल संगलित अकार्बनिक भाग है, पूरक नॉन प्रोटीन पदार्थ है जो दृढ़ता से संगलित होता है या जुड़ता है, या फिर डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले? बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, शानदार क्वेश्चन है। प्रोस्थेटिक समूह जो होता है पूर्ण एंजाइम का एक भाग होता है, ये क्या होता है? तो देखो यहाँ पर आपको जाना है सी ऑप्शन के पास में, पूरक नॉन प्रोटीन पदार्थ है जो दृढ़ता से जुड़ा होता है। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। एंजाइम जिसके अणुभार में केवल थोड़ा अंतर होता है परंतु वे समान कार्य करते हैं। देखो, ऐसे एंजाइम्स के बारे में हमें बात करनी है जिनके अणुभार में थोड़ा अंतर पाया जाता है लेकिन परंतु वे समान काम करते हैं। वो होलो एंजाइम होते हैं, आइसो एंजाइम होते हैं, एपो एंजाइम होते हैं, या फिर को एंजाइम जिसको सह एंजाइम कहते हैं। चार ऑप्शन आप 15 नंबर क्वेश्चन के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। ऐसे एंजाइम जिसके अणुभार में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है लेकिन उनके फंक्शन होते हैं वो समान होते हैं। इस प्रकार के एंजाइमों के ग्रुप को किसके नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपको जाना है बच्चों बी ऑप्शन के पास में, आइसो एंजाइम के पास में जाएंगे। आइसो एंजाइम उसको कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। एंजाइम किस में नहीं पाए जाते? ये तो आप यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे ना तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी निकाल पाएंगे। एंजाइम किस में नहीं होते? कवक में नहीं होते, शैवाल में नहीं होते, वायरस में नहीं होते, साइनोबैक्टीरिया में नहीं होते। साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल की बात हम कर रहे हैं। चार ऑप्शन बच्चे आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं।
आपको 4 ऑप्शन में से वो उसको ढूंढना है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। कवक में, शैवाल में, साइनोबैक्टीरिया या फिर वायरस। तो बिल्कुल आपको जाना होगा सी ऑप्शन के पास में, वायरस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी कड़ी में 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक एंजाइमेटिक अभिक्रिया के अंतर्निवेशन निरोधन का कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को प्रेरित करता है जिसको अंतर्निवेशन विधि कहा जाता है, और उसको रोकने का कारण क्या है? उसका लास्ट का प्रोडक्ट होता है, उसका अभिकारक होता है, उसका एंजाइम होता है, या फिर ग्रोथ इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि जो होती है उसके कारण से होता है। आपको एंटी जो है वो बताना है। एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें अंतर्निवेशन निरोधन का कारण क्या है, यानी उस विधि को रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। देखो, लास्ट का प्रोडक्ट, अभिकारक, एंजाइम या तापमान में वृद्धि। तो बच्चों यहाँ पर आपको जाना होगा डी ऑप्शन के पास में, यानी तापमान में वृद्धि जो होती है एक एंजाइमेटिक अभिक्रिया में अंतर्निवेशन निरोधन का कारण मानी जाती है। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है? बिल्कुल, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया। गैर प्रोटीन, प्रोटीन 2 प्रकार की होती हैं, गैर प्रोटीन और देखो सक्रिय प्रोटीन जिसको कहा जाता है। नॉन प्रोटीन को गैर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। लाइगेज, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लियेज, लाइसोजाइम, राइबोजाइम। 18 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको ये ढूंढना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है। बिल्कुल, किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं, तुरंत पहुंच जाइएगा। आपके पास में अपना वो समय 5 से 10 सेकंड का है सोचने समझने और आंसर देने का। तो बिल्कुल बच्चा, यहाँ पर आपको जाना होगा डी ऑप्शन के पास में, यानी राइबोजाइम जो होता है वो एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम होता है। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तीनों बहुसेकेराइडों का उदाहरण है? बहुसेकेराइडों का उदाहरण है। देखो, 3 प्रकार की सेकेराइड होती है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगो या पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बहुसेकेराइड होती है बहुत सारी। स्टार्च है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लेक्टोज है, ग्लेक्टोज, स्टार्च और सुक्रोज है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको एक ग्रुप ढूंढना है जिसमें तीनों के तीनों किस प्रकार के हैं? पॉलीसेकेराइड है, यानी बहुसेकेराइड है। बिल्कुल, देखो आप करेक्शन काट सकते हैं एक एक ऑप्शन को। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है, तो यानी देखो बी और सी ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। और ग्लेक्टोज भी किस प्रकार का होता है? मोनोसेकेराइड, तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो होता है वो बहुसेकेराइड होते हैं, भूल मत जाना। ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित ऊर्जा है, सेलुलोज पादप कोशिका में संचित ऊर्जा है या कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल, तो 19 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटीन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, एनसीईआरटी से सीधी लाइन पुट की हुई है। प्रोटीन क्या होती है? समबहुलक, विषम बहुलक, या फिर सम और विषम दोनों, या फिर नन ऑफ दीज, इन दोनों में से नहीं। यदि आपने प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है रखते हो आप, तो बिल्कुल बताने का प्रयास कीजिए प्रोटीन क्या है। सम बहुलक होती है, विषम बहुलक होती है। देखो, एक बात तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन जो होती है ना, ये एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? एमिनो एसिड के। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रोटीन जो होती है विषम बहुलक होती है। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में बायोमोलिक्यूल्स अपना चैप्टर था, जैव अणु के टॉप 20 MCQs देखने को मिले। बच्चा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं और नीट की एग्जाम में बार बार दोहराए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट्स में अलग से डालना है। बहुत ही अच्छा कंटेंट आज की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में रहा। बिल्कुल, आपको मैं फिर से अवगत करवा देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर आपको ध्यान में रखना है। तालमेल मिलाकर के आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ में कि सारे के सारे विद्यार्थी अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, अनुशासन के साथ में मेरे साथ में आगे बढ़ेंगे, मैं ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूँ। बहुत ही संस्कारी बच्चे अपने चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमें अच्छे संस्कार के साथ में आगे बढ़ना है। इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।